अगर अभी तक समर वेकेशंस के हैंगओवर से बाहर नहीं आए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप में से बहुत सारे बच्चों के जुलाई में पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो जाएंगे और बड़ी क्रेजी बात सुनो, पीरियोडिक टेस्ट के बाद प्री बोर्ड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। बताऊंगा क्यों। और प्री बोर्ड्स के बाद बोर्ड्स आते आते भी देर नहीं लगती। तो जुलाई के बाद ना सब कुछ रॉकेट की स्पीड से भागता है। फिर बीच में आ जाते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी और छुट्टियां, बहुत सारी और चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्शन से भर देती हैं और फोकस को वापस से मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि समर वेकेशंस में हमारे पास बहुत टाइम होता है, या कह लो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। हम रात को लेट तक सोते हैं, फोन चलाते रहते हैं, वेब सीरीज जो है वो देखते रहते हैं और ये सब कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर आगे जाके हमें इसको शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन बच्चों, समय आ गया है कि अब हम अपनी लाइफ को शिफ्ट करें, अपनी हैबिट्स को बदलें और हम अपने गोल्स को एकेडमिक तरफ थोड़ा ज्यादा लेके चले यार। यानी कि अब समय आ गया है शिफ्ट करने का और एक नए फेज की शुरुआत करने का। Every time I was down, every time I hit rock bottom, somehow I was able to put everything aside and say, right, I'm gonna work hard and I'm gonna get back up. तो अगर इस माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हो तो अभी के अभी, जस्ट अभी के अभी कमेंट सेक्शन पे जाओ और लिखो आई विल फोकस और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं कि आपको करना क्या है। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते। तो रीस्टैब्लिश योर रूटीन। आपको सबसे पहले अपने रूटीन को वैसा करना होगा जो समर वेकेशन से पहले था, जैसे खासकर अप्रैल में था। फुल मोटिवेशन, फुल भाई सब शुरुआत के लिए तैयार थे। उस रूटीन को वापस वैसा लाना होगा। तो सबसे पहले आता है स्लीप शेड्यूल एडजस्टमेंट। आपको अपनी नींद को भाई साहब वापस से ठीक करना होगा। आप सबने समर वेकेशंस में अपने आप को रात को 1-2 बजे सोने की आदत डाल ली होगी, जिसकी वजह से होता क्या है, आप सुबह उठते हो और स्कूल के शुरुआती घंटों में आप थक जाते हो, ड्रेन आउट सा फील करते हो, नींद आने लग जाती है। तो जहां आप लोग अब 1-2 बजे सो रहे थे, आपको कुछ भी करके वापस से 10-11 बजे सोना होगा। यानी ऐसे सोना होगा कि भाई आपकी 7 घंटे की नींद तो कम से कम पूरी हो। तो अगर आप 7 बजे उठते हो तो कुछ भी करके 11:30 बजे तक भाई साहब सो जाओ, ताकि आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो जाए। और इसके साथ साथ आपको सेकंड चीज करनी होगी, वो है डिजिटल डिटॉक्स। ये तो बात तय है, मतलब ये तो 100% श्योरिटी वाली बात है कि इन समर वेकेशंस में आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा और आपको उस स्क्रीन टाइम को अब कम करना है। अब क्योंकि एक हैबिट से हो गई है फोन चलाने की, तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जब भी पढ़ने बैठो तो या तो अपना फोन किसी और को दे दो या फिर अपना फोन कमरे से बाहर रखो। अब ये ऊपर वाले 2 सिंपल स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो समझ लो आधा काम तो हो गया है। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई की, कि पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई पे वापस कैसे आना है। अब बात करते हैं एकेडमिक प्रिपरेशन की, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना होगा। आपके आने वाले टेस्ट के लिए, आपके आने वाले यूटीज के लिए, मिड टर्म, जो भी आपके एग्जाम समर वेकेशंस के बाद होने वाले, उनके लिए एक प्लान बनाना होगा। अब इसमें पहला पॉइंट आता है स्टार्ट विद ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस। देखो भाई, ईमानदारी ओपी, मैं हमेशा से कहता हूं, आपको बैठना होगा आराम से और ये देखना होगा कि आपने समर वेकेशंस में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या रिवाइज किया है, क्या क्या छोड़ दिया है। एक नोटबुक निकालो, एक पेन निकालो, उसमें आराम से बैठ के लिखो कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनकी मुझे रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैं एक बार रिवाइज तो करूंगा क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा शक है। और ये वो चैप्टर्स हैं जो मेरे एग्जाम में आने वाले, लेकिन मैंने इनको एक बार भी टच नहीं किया। ऐसे भी तो चैप्टर्स होंगे ना। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको किन किन चैप्टर्स पे ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम देना है। अब ये अगर आपने ईमानदारी से नहीं किया है आज तक, तो इस वीडियो को खत्म होते ही आपको सबसे पहले तो सेल्फ एनालिसिस करना। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे भाई साहब, तो आलस मत करना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जो कि इससे कनेक्टेड है, वो है स्मार्ट सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन, विच बेसिकली मींस सिलेबस प्लानिंग आपको करनी है। अब यार देखो, हम सब जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट
इक्वली इंपॉर्टेंट है, पक्का है, ये तो कोई दो राहे नहीं। लेकिन हम हर चीज 100% तो नहीं कर सकते, तो हमें सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा जिनके चैप्टर्स आपस में मोस्टली रिलेटेड होते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इंग्लिश में कोई एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, रेयरली होता है। एसएसटी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मैथ्स में या साइंस में तो खासकर एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर आप 10th क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे और आपने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का नहीं किया तो सेकंड समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से, आप सब जानते हैं। तो इसीलिए आपको मैथ्स और साइंस पे पहले ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इनमें अगर आपका बेस ही कमजोर रह गया तो आपको आगे जाके पूरे साल दिक्कत आने वाली है। और आप सब मेरी बात को एग्री भी करोगे, यही दो सब्जेक्ट है जहां पे बच्चे अक्सर आके फंसते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अभी तक जितना भी समय बीत गया उसमें जितने भी आपने मैथ्स और साइंस के चैप्टर्स पढ़ लिए थे अपने एंड से, उनको आपको रिवाइज करना है। ये सबसे पहला काम होना चाहिए। अब इसके लिए, इस पूरे रिवीजन के प्रोसेस के लिए आप मैक्सिमम 2 हफ्ते दोगे। आप चैप्टर्स को रिवाइज करोगे अगर जरूरत है तो। उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाओगे जो आपको लगता है आपको थोड़ा अटक सकते हैं, जो देख के समझ में आ रहा है यार बहुत ईजी है, उनको छोड़ो। एग्जाम्पलर बनाओगे बिकॉज अब पेपर मुश्किल आता जा रही है, हर क्लास के लिए बात कर रहा हूं। उसके बाद आप PYQs बनाओगे, तब जाके आप मानोगे कि मेरा चैप्टर पूरा हुआ है। इन 2 हफ्ते में आपको मैथ्स और साइंस, 1 हफ्ता मैथ्स को दे सकते हो, 1 हफ्ता साइंस को। जितने चैप्टर पढ़े, कितने हुए होंगे, 4 हुए होंगे, 5 होंगे, 1 हफ्ते में आराम से हो जाएंगे। इससे ना आपको ये भी क्लियर होगा कि आप कितने पानी में और आपको आगे कितनी मेहनत करनी है। और बहुत सारे बच्चे चैप्टर तो रिवाइज करते हैं, एनसीईआरटी भी करते हैं, लेकिन PYQs नहीं करते। कहीं कहीं चैप्टर में एक्सेप्शनल केसेस है कि PYQs नहीं आए इस साल या पिछले साल, लेकिन एक्चुअली में PYQs जो होते हैं वो आपको एक रियल एग्जाम फीलिंग देते हैं। मैं जब PYQs कर रहा होता था तो मुझे लगता था यार ये कभी ना कभी तो बोर्ड में आया है ना, तो मैं उसी फीलिंग से करता था कि क्या पता मेरे बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाए। अब इसके बाद एक और टेक्निक जिसको मैंने अभी तक यूज करता आ रहा हूं और स्कूल टाइम से ही मैं इसको एक तरीके से इस्तेमाल करता था। आपको अपना जो भी एग्जाम आ रहा है उसका सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लो या हाथ से लिख लो और फिर उसे अलग अलग ब्लॉक्स में बांट लो। लेट अस सपोज अगर 4 चैप्टर आ रहे हैं तो आप उसे 2-2 के ब्लॉक्स में बांट सकते हो, या जितना भी आपका सिलेबस आप अभी आगे पूरी लाइन को समझना, फिर ब्लॉक्स में डिवाइड करना खुद ही समझ जाओगे। अब मान लो आपने अपने सिलेबस को, साइंस के सिलेबस को 3 ब्लॉक्स में बांट लिया। अब हर एक ब्लॉक को एक डेडिकेटेड टाइम देना है आपको कि यार मैं इस वाले ब्लॉक के चैप्टर्स को 2 दिन में पूरा करूंगा और इन 2 दिन में भी मैं इसे कब कब पढ़ूंगा। मैं हमेशा से कहता हूं एग्जैक्ट टाइम देना तो गलत बात होगी। आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि यार मैं इसे मंडे ट्यूसडे पढ़ूंगा और मंडे को सेकंड हाफ यानी कि दोपहर के बाद मैं ये वाली पढ़ाई शुरू करूंगा और ट्यूसडे को भी सेकंड हाफ में मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि फर्स्ट हाफ में बिजी होता हूं। अगर हम स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि मैं 6 बजे पढ़ना शुरू करूंगा और कहीं ना कहीं मेरे 6:30 या 7 हो जाते हैं, मैं किसी और काम में बिजी हो जाता हूं, तो मेरा मूड खराब हो जाता है और फिर मैं कहीं ना कहीं उस काम को डिले कर देता हूं। इसीलिए आप टाइम स्पेसिफिक गोल ना बना के डे स्पेसिफिक गोल बनाओ कि मैं आज इस दिन में ये खत्म करूंगा ही करूंगा। नहीं करूंगा तो उठूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। भले एक रात अगर मैं नहीं भी सो पाया तो चलेगा। सर आपने पहले कहा था 7 घंटे की नींद लेनी है, अरे एक दिन की नहीं भी लोगे चलेगा, लेकिन गोल पूरा होगा तो अगले दिन नींद बेहतर आएगी। वाह क्या गहरी बात करी है मैंने, क्या बात है। और इस वीडियो का एक्चुअली पर्पस भी यही है कि आप समर वेकेशंस के बाद अपनी पेस को वापस से पकड़ सके। यार हम आपके साथ है, टेंशन मत लो। 1 शॉट्स भी आना शुरू हो गए, वहां की भी आप मदद ले सकते हो कहीं भी कोई टॉपिक अटके तो। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ कोई प्रॉपर मेंटोर चाहिए जो मेरी हर चीज में हेल्प करे, तो बैच 2.0 समर वेकेशंस में जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उनके लिए ही है। तो बैच 2.0 जो कि 12-13 जुलाई से लगभग स्टार्ट होने वाला है, 14 जुलाई के आसपास स्टार्ट होने वाला है। 12 जुलाई को उसकी ओरिएंटेशन क्लास, जहां पे हम शुरू से हर एक चीज को लाइव पढ़ाने वाले। बैच 2.0 शुरू ही उन बच्चों के लिए किया जाता है जो एक्चुअली में समर वेकेशंस या उससे पहले पढ़ नहीं पाए थे और बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गया। हर चीज लाइव कराई जाती है, हर एक चीज स्टार्ट टू एंड उतनी डिटेल में कराते हैं। ये आखिरी बैच होता है क्योंकि इसके बाद क्रैश कोर्स आता है जहां पे हम डिटेल में पढ़ाते हैं। और प्राइस की अगर बात करें तो 50% ऑफ से शुरू हुआ था जो शुरुआत में ऑफर था, पर अभी फिलहाल 40% ऑफ चल रहा है, 40% ऑफ, जिसकी वजह से हर एक बैच एवरेजली आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा, जहां पे टीचर्स लाइव आके आपको पढ़ाने वाले हैं। और क्वालिटी आप सब हमारे 1 शॉट्स के कमेंट जाके पढ़ सकते हो, उससे बेहतर तरीके से मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, विनर सीरीज, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, सब चीजें साथ में एडेड है। तो बैच 2.0 आपके लिए ये आखिरी चांस हो सकता है कि आपका अगर बैकलॉग क्रिएट हुआ था और समर वेकेशंस के बाद आपको फ्लो चाहिए तो बैच 2.0 इज फॉर यू। अब अगर वापस आए तो क्या इन सब चीजों से कि भैया सिर्फ प्रैक्टिस करने से मेरा काम बनेगा, तो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है और वो है ऑर्गेनाइज्ड स्टडी सिस्टम विद
प्रूवन मेथड्स। देखो यार, एग्जाम में अगर बेहतर करना है तो सिर्फ किताब खोल के पढ़ाई करना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको स्मार्ट होना होगा। कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क हमेशा जीतता है ओवर हार्ड वर्क। तो आपको स्मार्ट तो होना ही होगा, मतलब मेहनत तो जरूरी है ही। सोचो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर दिया तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो गया ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लगता है कि यार मैं लंबे समय तक बैठ नहीं पाता, जो लंबे समय तक बैठ सकता है उसके लिए तो भाई साहब एक भगवान का एक वरदान है। जो नहीं बैठ सकता, भगवान ने उसके लिए भी खुद सोचा है, वो है पोमोडोरो टेक्निक। आप गैप्स में पढ़ सकते हैं ना, मैंने बहुत बार इस चीज़ के बारे में वीडियोस बात की है। आप 30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का गैप लो, 30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का गैप लो, और उस 5 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको बेहतर लगता है। बस वो ऐसा हो जो 5 मिनट के बाद खत्म हो जाए। कहीं रील स्क्रॉल करना शुरू कर दो और आधे घंटे तक करते रहो। मैंने फोकस के लिए एक और चीज़ को नोटिस किया है, वो है हैंड रिटन नोट्स। जब आप हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाई करते हो, अपने खुद के बने हुए या किसी और के बने हुए, तो एक एक्स्ट्रा फीलिंग आती है। पता नहीं क्यों, हाथ से लिखे, ये मेरे साथ हुआ है, क्या पता आपके साथ वर्क ना करे, बट ट्राई कर सकते हो। हाथ से लिखे हुए नोट से अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो एक अपनापन सी फीलिंग आती है। आपको याद आता है कि ये मैंने लिखे थे या किसी ने तो लिखे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो हैंड रिटन नोट्स पे भी आप काम कर सकते हो। और एक और टेक्निक है कॉर्नल नोट्स, मतलब जिसमें आप हर एक चीज को डिटेल में लिख के सिर्फ की पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। बहुत सारी और टेक्निक्स हैं। हाउ टू मेक नोट्स के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हो कि नोट्स को कैसे बिल्ड करें कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है यार, वो बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड हेल्दी हैबिट्स। देखो, ये बात तो तय है कि छुट्टियों में हम लोगों ने बहुत रिलैक्स मोड पे पढ़ाई की है। हम लोग बेड पे लेटते थे, वन शॉट देखते थे। मैं बस कितनी सारी स्टोरीज मेंशन आते थे, मैं देखता था। बच्चे, अंधेरा है कमरे में, कंबल में बैठे हैं, एसी चल रहा है, हल्का हल्का पतला पतला कंबल है, और ऐसे लेट के या आधे बैठ के वन शॉट्स को देख रहे होते थे। मैं उनको रिप्लाई भी करता था कि इससे फायदा क्या होगा। तो भाई साहब, चुटकी मारो, सब बदल दो। सबसे पहले तो भैया कमरे में लाइट अच्छी करो, बैठ के पढ़ना एक चेयर टेबल पे। यकीन मानो, बैठ के चेयर टेबल पे पढ़ना बहुत इफेक्टिव है। भले पुराना साउंड कर रहा हो, बट लिटरली गेम चेंजर है। अगर आप बेड पे लेट के पढ़ते थे तो फोकस 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। खाने की हैबिट्स अच्छी करो यार, छुट्टियां बीत गई, मोमो टिक्की भल्ले पापड़ी बहुत खा लिया, अभी भी खाओ लेकिन कम कर दो। अच्छा खाना खाओ, सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, रात को थोड़ा सा लाइट खा के जल्दी सो जाओ, सुबह फिर उठो और इसको रिपीट करो। लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ, मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन होना जरूरी है। और फिफ्थ, जो कि आखिरी पॉइंट भी हमारी आज के इस वीडियो का, अगेन काफी इंपॉर्टेंट, वो है आप पढ़ाई करने के लिए मटेरियल या रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल कर रहे हो। कभी कभार मैं देख रहा होता हूं बच्चे किताब ही गलत पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो लेट अस सपोज इस किताब के इस्तेमाल से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस किताब में या तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, या फिर हो सकता है इस किताब में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। बहुत बार ऐसा हुआ यार, आपने भी देखा होगा, आपके भी साथ टीचर ने बोला होगा, भाई ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है, ये तो सिलेबस में ही नहीं है, या भाई इतना आसान क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, तो आएंगे नहीं। तो सही किताब से पढ़ना, सही नोट से पढ़ना, सही यूट्यूब वन शॉट से पढ़ना बहुत जरूरी है। उन लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करो जिन्होंने आप लोगों को या किसी भी और बच्चों को लंबे समय से पढ़ाया है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा अब मैं अपने मुंह से बोलूं कि मैं 15 साल पढ़ाता हूं, जो कि मैं बहुत जगह बोल चुका हूं, मैंने बोल भी दिया। तो बात ये नहीं है, आंसर है किसी से भी, लेकिन उनको एक्सपीरियंस हो, उनको पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ अटकता है, कौन सी चीज़ें कहाँ आती है एग्जाम में। और चलो अब यहाँ पे अगर एक इंसान की बात ना भी करें तो एक ऐसी किताब या ऐसे नोट से पढ़ना होगा जिन पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे कोई किताब जो बहुत सालों से चली आ रही है, जरूरी नहीं है अगेन वो सही भी हो। मैं कुछ किताबों के यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, बट उस किताब में आज भी बायोलॉजी के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं। बच्चा करता है और उसको कहता है अरे ये तो पूरी एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखे हुए, और वो फंसता है। तो किताबें अच्छी होनी चाहिए, और इसी मुहिम पे हम लोगों को एक ऐसी किताब बनानी थी भैया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, उसके अंदर बोर्ड के लेवल के सवाल भी हो, एग्जाम्पलर भी आ जाए, एनसीईआरटी भी आ जाए, लेवल 1 भी आ जाए, पीवाईक्यू भी आ जाए, लेवल 2 भी आ जाए, एजर्शन रीजन भी आ जाए। उसके लिए फिर हम लेके आए अपनी विनर सीरीज। मैं यहाँ पे विनर सीरीज खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब खरीद सकते हो, ऑब्वियस बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कोई किताब होनी चाहिए जो आपको एक किताब में सब दे दे। 10 किताबों का ढेर लगा के भैया कंफ्यूज ही होगे। तो एक बेहतर किताब खरीदो जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, अपने टीचर से बात करो, जिनसे आप पढ़ते हो उनसे बात करो कौन सी किताब खरीदना बेहतर है, और सही किताब को फॉलो करो। ये ना हो कि एक ऐसी किताब पढ़ रहे हो जो आपको किसी और जगह पे ले जाए और आपका एग्जाम से कोई फायदा भी ना हो। अभी तो फिलहाल हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है ना यार, ये बात मैं करना चाह रहा हूँ। एट लास्ट देखो,
प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जब आप अपने आप को सॉल्व करोगे, अपने आप को फिक्स करोगे। मैं दुनिया जान के वीडियो बना लूँ, लोग दुनिया जान के वीडियो बना लें, ये चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आप अपने आप से एक इनिशिएशन नहीं लोगे। अब कमर बांध लो, कस लो भाई साहब, बेल्ट को टाइट कर लो और दिखा दो कि हम में भी कुछ दम है। और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। मिलते हैं, लव यू। समर वेकेशंस के बाद जिसके भी जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं।